से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में सेना के साथ अब बीएनपी पार्टी आ गई है। लगातार हमने देखा बांग्लादेश में जिस तरीके से यूनुस पर जल्दी चुनाव कराने का दबाव बना हुआ है, ऐसे में इस्तीफा देने को भी अब मोहम्मद यूनुस तैयार हो चले। लगातार विरोध प्रदर्शन से यूनुस नाराज हैं और जिस तरीके से हमने देखा सेना की तलखी देखने को मिली यूनुस को लेकर, लोगों में खासा आक्रोश यूनुस को लेकर। जिस तरीके से यूनुस बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं बांग्लादेश की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, जो हालात बांग्लादेश के बने, जिस तरीके से आए दिन प्रोटेस्ट देखने को मिले, अब सेना के साथ बीएनपी पार्टी मिल चुकी है और इस समर्थन के बाद अब देखना होगा कि क्या यूनुस जो इस्तीफा देने को तैयार हैं वाकई इस्तीफा देते हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से यूनुस लगातार चुनावों को टालते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। निपुण, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। बांग्लादेश की स्थिति समझ पाना बेहद मुश्किल, क्योंकि वहां पर चुनावों की मांग तो लगातार हो रही है, लेकिन यूनुस लगातार टालते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब यूनुस का कहना है कि जिस तरीके से बीएनपी और अब सेना मिल गई है, तलखी बेहद ज्यादा बढ़ गई है, तो अब वो तैयार है रिजाइन करने को। क्या लगता है वो वाकई रिजाइन करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है कहना, पर हालात ऐसे बन चुके हैं कि यूनुस का वहां पर रहना मुश्किल वाला होने वाला है। और देखिए यूनुस कौन है? यूनुस कोई डेमोक्रेटिक लीडर तो है नहीं कि जनता के द्वारा चुनकर आए हैं। ये तो एक जिसको छात्र आंदोलन कहा गया, बल्कि मैं तो उसको कहता हूँ कि कुछ उपद्रवियों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन के द्वारा बिठाए गए एक पपेट है, एक आपके सरकार का चलाने वाले व्यक्ति हैं। ये कह रहे हैं कि आज जो सरकार का काम करना मुश्किल हो गया है, तो सरकार कौन सी? क्या वो जनता से चुनकर आई? हम लोग हमेशा जी एक वर्ड यूज करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, शक्ति, सत्ता और वैधता। आप शक्ति के माध्यम से सत्ता पर तो आ सकते हैं, लेकिन वो वैध सरकार है, इसका जो निर्णय होता है वो संविधान करता है या जनता के द्वारा निर्वाचन करता है। तो आप एक वैध सरकार तो है नहीं, आपके जानने या न जानने से फर्क कुछ पड़ने वाला है नहीं। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार की स्थिति आज बनी हुई है और बीएनपी और सेना का साथ आना, देखिए सेना में भी आप देखिएगा कि सेना में दो घड़े आपको देखने को मिलेंगे। एक वो घड़ा है जो प्रो इंडिया कह सकते हैं या बंगाली नेशनलिज्म को लेकर चलने वाला कह सकते हैं। दूसरा घड़ा आपको देखने को मिलेगा तो वो घड़ा वो है जो सपोर्ट करता है किसको? कहीं ना कहीं पाकिस्तान, चीन, इस तरह के देशों को सपोर्ट करता है। अभी सेना ने भी ओपनली कहा है, जो सेना के प्रमुख है वकार, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, ये सरकार कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सिक्योरिटी को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं खतरे में ला रही है। कैसे कि रखाइन कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, और रखाइन कॉरिडोर जो आपका रखाइन स्टेट है उससे बांग्लादेश की सप्लाई लाइन कहा जा रहा है। तो इसमें कहना यह है वकार साहब का कि इतना बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन आपने लिया और आपने सेना से परामर्श नहीं किया, सेना प्रमुख से परामर्श भी नहीं किया। इससे तो आप सीधा सीधा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को थ्रेट्स में ला रहे हैं। और ऊपर से क्या कर रहे हैं आपको चुनी हुई सरकार है नहीं, तो चुनी हुई सरकार नहीं है तो आपका जो मत है वो जनता का मत नहीं है। क्या जनता चाहती है कि इस प्रकार का कॉरिडोर बनना चाहिए? हम मानने को तैयार नहीं है। तो जब वकार साहब ने बातें करनी शुरू की कि बांग्लादेश की जो वर्तमान अंतिम गवर्नमेंट है उसने बांग्लादेश की सिक्योरिटी को ताक पर रखा है, तो तब बीएनपी ने सपोर्ट करना शुरू किया कि हम आपके साथ हैं। अब बात बड़ी दिलचस्प ये है कि बीएनपी पिछले दिनों आप देखेंगे अवामी लीग को भी सपोर्ट कर रही थी। बीएनपी ये कह रही है कि चुनाव होने चाहिए और जिसमें अवामी लीग को भी पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलना चाहिए। तो जो दो मुख्य पार्टी हैं बीएनपी और अवामी लीग, दे आर द अगेंस्ट टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश। तो ऐसे में यूनुस का यहाँ से भागना तय है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपने सुना होगा कल एक स्टेटमेंट और आया है, तस्लीमा नसरीन जो एक बड़ी लेखिका है, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि यूनुस अब भागने वाला है, ये यूरोप भागेगा या अमेरिका भागेगा और वहां पर जाकर आराम की जिंदगी जिएगा, जबकि ऐसा नहीं होने देना चाहिए। इसको तो गिरफ्तार करके जेल में सड़ने के लिए छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की जो मैसेजिंग आ रही है, इस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं,
ये खबरें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि यूनुस जो है ऐसा कर भी सकते हैं। और अब देखते हैं जो एनएसपी पार्टी जो नई नवेली पार्टी बनी बांग्लादेश में, और बिल्कुल, उसके जो बिल्कुल। हेड हैं बिल्कुल, मेजर मोहम्मद अली शाह जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। क्या लगता है मोहम्मद अली शाह जी, क्या रिजाइन करेंगे यूनुस? और जिस तरीके से बीएनपी और सेना मिल गए हैं, क्या लगता है बीएनपी सक्षम है बांग्लादेश को संभालने में? आखिर है तो स्टूडेंट की पार्टी ही। जी आशा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि पहले जब शेख हसीना की सरकार थी वहां पर सब कुछ एक तरीके से स्मूथ चल रहा था। हालांकि आंदोलन हुआ, सत्ता पलट हुई, लोगों ने उनके विरोध किया ये बोल के कि डिक्टेटरशिप चल रहा था, ये चल रहा, मगर अनुमान तौर पर अगर देखे जाए मोटे मोटे तौर पर बांग्लादेश की तरफ से स्मूथ चल रहा था। मैं स्वयं 2020 में जनवरी में वहाँ पे टेडेक्स टॉक देने गया था, बड़ा अच्छा खैर वतन हुआ था मेरा वहाँ पे। फिर अब आप देखिए, मोहम्मद यूनुस साहब जब आते हैं, जब शेख हसीना को वहां से आउट किया जाता है, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये नोबेल पीस लॉरिएट थे, तो के एडवाइजर थे, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे टेम्पररी नियुक्त किया जाता है। यूथ वहाँ की जो जो लोग आंदोलन कर रहे थे, अब वही लोग जिन्होंने शेख हसीना की वजह से जिनको शेख हसीना जिन्होंने भगाया था शेख हसीना को वहां से, वही लोग विरोध कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस का। तो मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किल वक्त आ गया है यहाँ पर। वो कंट्रोल नहीं कुछ कर पाए, उनके हाथ में था ही नहीं कुछ भी, और उनके हाथ से कमान निकल चुकी थी बिल्कुल। वो एक तरीके से डमी पपेट वहां पे बैठे हुए थे। अब वहाँ की जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो अपनी पार्टी फॉर्म कर गई। वहां पर उनकी पार्टी फॉर्म करने के बाद वो चाहते हैं कि अपना कोई वहां पर पावर में आए। तो मोहम्मद यूनुस अब रिजाइन, जैसे शेख हसीना ने रिजाइन नहीं किया अब तक, अगर देखा जाए तो टेक्निकली शेख हसीना ने रिजाइन नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश से बाहर गई। वैसे ही मोहम्मद यूनुस को यहाँ सर, जैसे कि निपुल अलम्बिया साहब ने बताया, उनको जाना तो पड़ेगा। फिर वो बात है, भाई रिजाइन करके जाए, पीसफुली जाए, या तो वहां से, मगर सत्ता छोड़नी पड़ेगी मोहम्मद यूनुस साहब को, ऐसे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त है। अब मिलिट्री भी उनके साथ में आ गई, जो आंदोलनकारी थे। उस सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस का वहां पर टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल, वक़ार-उज़्ज़मान को तमाम कोशिशें यूनुस ने हटाने की लेकिन अब सेना बीएनपी मिल गई है, एकजुट हो गई है। तल्खी यहाँ पर खास तौर पर देखने को मिल रही है। नोबेल पीस लॉरेट जो कि पीस कायम करने में ही बिल्कुल नाकाम साबित हुए, निपुण जी। देखिए, पीस का जो अवार्ड मिला वो मिला बहुत पहले की बात है। उस बीच में इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा थी कि मैं बांग्लादेश को रूल करूं, बांग्लादेश को चलाऊं। उन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में मुझे लगता है कि यूनुस जो है इस बांग्लादेश की पावर में आने के प्रयास में ये इनके प्रकार, देखिए मैंने कहा शक्ति, सत्ता और वैधता। आपने अपने लेजिटिमेटी पे फोकस नहीं किया कि आपको लेजिटिमेटी मिले, वैधता मिले। नहीं तो होता ये कि वाकई में अगर ये पीस के समर्थक वाले व्यक्ति थे तो जब इनको सरकार में ला दिया गया था तो ये सबसे पहले करते कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा और इलेक्शन के माध्यम से सरकार को चुनी जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसको जनता चुनना चाहे। भले ही ये खुद को ही चुनवा लेते, खुद का इलेक्शन करवा लेते, खुद को ज्यादा प्रमोट कर पाते। मुझे लगता है कि माहौल काफी ऐसा कि शायद इनको मिल पाती, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने वो मौका चूक दिया। आज वो कहते हैं कि पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करूंगा। जो नहीं तो इस्लाम, उनका कहना ये है कि भाई अगर हमने जो परिवर्तन किया था वो परिवर्तन सरकार का नहीं, हमने व्यवस्था का परिवर्तन किया था। और व्यवस्था का परिवर्तन का मतलब है कि पहले संवैधानिक संशोधन होने चाहिए, संवैधानिक सुधार होने चाहिए, उसके बाद आपका पावर में आनी चाहिए, चुनाव होने चाहिए। अब ये जो नहीं निजाम का कहना ये है, जो एनएसपी पार्टी के लीडर है, जो मिलकर आए, जो कह रहे हैं कि मैं सर से मिलकर आया। सर कौन? मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस से मिलकर आने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे से काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। तो जो ये नाहिद इस्लाम इस बात को बोल रहा है कि वहां पर सरकार का काम करना मुश्किल हो रहा है, संवैधानिक सुधार, लेकिन प्रश्न ये है कि संवैधानिक सुधार कौन करेगा? जनता की चुनी हुई सरकार करेगी या तुम्हारे द्वारा कुछ उपद्रवियों के द्वारा बिठाई हुई सरकार करेगी? निश्चित रूप से ये कहेंगे कि जनता तय करेगी कि वो कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं। जनता इसको ऑथोरिटी देगी, वो संविधान सुधार करेगी, संविधान संशोधन करेगी। तो मुझे लगता है कि अब आकर
जिस हथकंडे को अपनाया गया था मोहम्मद यूनुस और उनके समर्थकों के द्वारा सत्ता में आने का, अब उन पर ही वो बात क्या उल्टी पड़ रही है। और जो अवामी लीग बीएनपी के सपोर्टर थे वो भी आज सड़कों पर हैं और वो सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सही समय है। वकार जो सेना के प्रमुख हैं वो भी जान रहे हैं कि जो इन्होंने स्टेप लिया है रोहिंग्या रखाइन कॉरिडोर को लेकर, ये एक बड़ा पॉइंट है जिससे हम बांग्लादेश की जनता को अगेंस्ट वो मोहम्मद यूनुस कर सकते हैं। तो वो इस मौके को चुकना नहीं चाहते हैं। रीजन जो आपने भी कहा कि खुद मोहम्मद यूनुस जो थे वो वकार को हटाना चाहते थे, जो सेकंड कमांडर हैं बांग्लादेश की आर्मी के, वो यूनुस के समर्थक है। वो चाह रहे थे कि कैसे भी करके वो बन जाए, लेकिन वकार ने उसका संभाला। तो मुझे लगता है कि वकार को लग रहा है कि मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तभी उन्होंने दिसंबर तक की गाइडलाइन दी कि दिसंबर तक आप चुनाव कराएं। लेकिन हम जानते हैं अर्षद जी, दिसंबर में अगर चुनाव कराने हैं तो उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। अब अभी तैयारी करनी होगी कि 2-3 महीने बाद नोटिफिकेशन आना होगा, उससे पहले चुनाव आयोग की मीटिंग वगैरह करनी होगी। और मुझे लगता है कि यूनुस इस मूड में होंगे नहीं, तो इसी बेस पर हो सकता है कि सेना पूरी की पूरी कमांड जो है अपने हाथ में ले ले। और मुझे लगता है कि ये भारत के पक्ष में भी होगा, क्योंकि मुझे याद है वकार का जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था पिछला, उस इंटरव्यू में ये कहा था कि हम एक पड़ोसी हैं। और बिल्कुल सही बात थी। चलिए निपुण जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक बड़ा अपडेट दे दे दर्शकों को। बांग्लादेश में यूनुस और सेना प्रमुख में बड़ी तकरार है। यूएन के म्यांमार रखाइन कॉरिडोर को लेकर सेना नाराज है। सरकार ने यूएन कॉरिडोर को मंजूरी दी थी। बांग्लादेश की आर्मी चीफ ने सेना अफसरों की बैठक की और उसी के बाद से ये तकरार लगातार देखने को मिल रही है। सरकार ने यूएन कॉरिडोर को मंजूरी दी थी। बांग्लादेश की आर्मी चीफ ने सेना और अफसरों की बैठक की। सेना प्रमुख में यूनुस के साथ अब ये तकरार बढ़ती चली जा रही है। कॉमन ग्राउंड पर आने की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। यूनुस का कहना है कि वो रिजाइन करेंगे, वो गवर्न नहीं कर सकते अगर किसी कॉमन ग्राउंड पर नहीं पहुंचा जाता। अब यूनुस और सेना के बीच ये तकरार लगातार बढ़ती चली जा रही है और नाराजगी भी बढ़ती चली जा रही है। वहीं ये तकरार की वजह से, तलखियों की वजह से अब यूनुस संकट में भी हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर हमला हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर अटैक किया गया। जैसोर में हिंदू घर, जहां पर ये तोड़फोड़ की गई है, हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई, लूटपाट की गई। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया। लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जैसोर में हिंदू के घर, जहां पर ये तोड़फोड़ की गई, इससे पहले भी हमने देखा तमाम हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया, मंदिरों पर निशाना बनाया गया था। अब एक बार फिर से हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में अब नई सरकार का गठन बेहद ज्यादा जरूरी हो चला है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, एक नए लीडर की जरूरत बेहद ज्यादा बढ़ गई है बांग्लादेश में, क्योंकि हमले अब कट्टरपंथियों के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इस पे लगाम लगाने वाला, लगाम कसने वाला कोई भी नहीं है। इसी को लेकर खासा आक्रोश लोगों में भी है। लोग भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका भी आप देखिए, आगजनी कर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। शांति बहाली के लिए कोई भी वहां पर नहीं है। लगातार हिंदू वहां पर परेशान हैं। जिस तरीके से उन पर हमला बोला जाता है, उनके घरों पर हमला कर दिया जाता है। हिंदू अल्पसंख्यकों को लगातार शुरुआत से ही वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है, ये लगातार साबित हो रहा है। मोहम्मद अली शाह जी, आपके पास में आऊंगी। कट्टरपंथी लगातार हिंदू के घरों को निशाना बना रहे हैं और शांति बहाली के लिए आखिर जाए तो जाए किसके पास? कानून व्यवस्था वहां पर है नहीं। सरकार को इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन लेना नहीं है। जी, ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही दुखद बात है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, जैसे कि आपने फरमाया कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू होना गुनाह है, ये बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। जिस तरीके से हिंसा हो रही है, ये इससे बहुत ही गलत प्रभाव असर पड़ेगा दुनिया भर में, बाकी देशों के माइनॉरिटीज को भी, क्योंकि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है,
मोहम्मद यूनुस साहब को कई मर्तबा हिंदुस्तान से भी कई मुसलमान बॉडीज ने भी खुद चिट्ठी लिखी, संदेश भेजा, सिग्नल्स भेजे, फोन करे कि भाई कंट्रोल में लाओ, जिससे पहले ये आपके ऊपर ही खुद भारी पड़ जाए, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। तो यानी कि मोहम्मद यूनुस के हाथ में कुछ है ही नहीं। और जिस तरीके से वहां पर हिंसा हो रही है, जिस तरीके से वहां पे अनरेस्ट हो रखा है बांग्लादेश के अंदर, ये बहुत ही खराब बात है। देखिए मैं बताऊं, आप देखिए माइनॉरिटीज के खिलाफ चीन में देख लीजिए आप, पाकिस्तान में देख लीजिए आप, अफगानिस्तान में देख लीजिए आप कहीं पर भी देख लीजिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर माइनॉरिटीज महफूज है, जहां पर सबसे बेहतरीन से बेहतरीन मुल्क माइनॉरिटीज के लिए हिंदुस्तान है, जहां पर डेमोक्रेसी है। तो लोगों को इस बात की वैल्यू समझनी चाहिए। जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट है। इसके बारे में वहां पे सरकार कोई सी भी हो, चाहे मोहम्मद यूनुस की हो, चाहे सेना आई हो, चाहे मिलिट्री को हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मिलिट्री को तकरीबन 28 मिलिट्री को तो बांग्लादेश के अंदर हो चुके हैं। तो बांग्लादेश के अंदर सत्ता पलट कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता पलट हो जाता है तो कोई बड़ी कोई नई बात नहीं, कोई अहम बात नहीं है, कोई बड़ी नॉर्मल बात है उनके लिए। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए कहीं पे भी, हर जगह पे मैं कहता हूँ। और केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं, माइनॉरिटीज, क्योंकि एक छोटे भाई को बिहेव करना चाहिए तो मालूम होना चाहिए कि बड़े भाई के साथ कैसे बिहेव करना है, और बड़े भाई कितनी इज्जत देनी है, बड़े भाई को भी छोटे भाई की कितनी इज्जत करनी चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए कैसे कैसे बिहेव करना है। दोनों को कोएग्जिस्ट करना होता है आपस में। बिल्कुल अनिल शाह जी, लगातार बांग्लादेश में हालात बद से बदतर, खासतौर पर हिंदुओं के लिए। अब देखना होगा कि आखिर वहां पर यूनुस रिजाइन करते हैं, तख्ता पलट होगा, क्या होगा,